करवाऊंगी ना तो हम उस लेवल तक कर लेंगे कि आपको सारी चीजें यहीं के यहीं लर्न हो जाएगी। तो जितना आप इस सब्जेक्ट को यहीं लर्न कर लोगे ना, आपके पास उतना ज्यादा टाइम घर पे बचता है दूसरे सब्जेक्ट्स में डिवोट करने के लिए, राइट। हमको एक सब्जेक्ट में पास नहीं होना है, हमको सभी में पास होना है। तो कोशिश करेंगे बेटा कि हम लोग लॉ को यहीं के यहीं लर्न कर लें। मोर ओवर थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर अकेले पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो थ्योरी में ना आप जितना यहाँ पर बोल लोगे आपके दिमाग में वो चीजें छपती चली जाती हैं, ठीक है। मैंने बोला था मुंह खोल के जवाब देना है, गर्दन हिला के नहीं, मुझे गर्दन दिखती नहीं है, मुंह से बोलो। समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा जोश लाओ। समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। आवाज कम नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। जितना ज्यादा बोलोगे मुझसे, हाँ, उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। हमने अभी स्टार्ट, फिर गर्दन हिला के हाँ कर रहे हैं। तूने बोला, बाकी उन्हें नहीं बोला। समझ में आया? हाँ, हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक चैप्टर पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप इंडिया में गवर्न होता है एक एक्ट के थ्रू। जैसे कंपनीज के लिए एक्ट बना है कंपनीज एक्ट, जैसे एलएलपी के लिए एक्ट बना है एलएलपी एक्ट, वैसे ही पार्टनरशिप के लिए भी एक्ट है। और उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनर। क्या चीज? कहां से? हाँ, हो गया। चलो, अपन तो अपनी आवाज पे रहते हैं, ठीक है। हाँ, चिल्लाना है बिल्कुल। अब होगा क्या? क्या बता रही थी मैं? हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो रेगुलेट करता है इंडिया में पार्टनरशिप फर्म्स को। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जो ये एक्ट बनाया गया है, ये अभी अभी परसों नरसों ही बना है, इन द ईयर 1932। कब बना है? 1932 बोले तो आजादी के पहले बना था। आजादी तो 47 में आई थी। ये कब बना है? तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये एक्ट हमने इंडियंस ने नहीं बनाया होगा। किन्होंने बनाया था? हाँ, गोरों ने बनाया था, क्योंकि उस वक्त तो वो लोग यहाँ पर थे। तो ये एक्ट ना उस जमाने से 32 से लेकर अभी तक ऐसा का ऐसा चल रहा है। इसमें समय आने पर बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन इसमें ज्यादा कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन बीइंग कि पार्टनरशिप का नेचर शुरू से लेकर आज तक वैसा का वैसा है। कैसा? ना, वेरी गुड, आ गया समझ में। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, मुझे एक बारी बोल के बताओ, पार्टनरशिप में कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम दो। दो लोग चाहिए तुमको पार्टनरशिप में। दो से कम हुए तो? क्यों? पार्टनर मतलब क्या होता है? साथी। हाँ, तो साथी के लिए कोई एक जना तो साथ में होना ही चाहिए, वरना फिर हम इसको पार्टनरशिप मानेंगे। एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता, डेढ़ होता ही नहीं है। तो मिनिमम चाहिए हमको दो लोग। दो से ज्यादा हुए तो भी चलेगा, दो से ज्यादा पार्टनर्स हुए तो चलेगा, बट दो से कम किसी हालत में चलेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने का देखो एक तरीका है, या तो अकेले अकेले पूरा काम कर लो, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो काम भी बढ़ता चला जाता है, ध्यान भी ज्यादा देना पड़ता है, और अकेला व्यक्ति इतना कुछ हैंडल कर पाएगा नहीं। हम एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं, बट एम्प्लॉयज को भी मैनेज तो अकेले ही करना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है काम बढ़ गया, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे साथ हमारी जिम्मेदारियों को शेयर करे, तो ऐसे में हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कन्वर्ट होना चाहेंगे इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक काम को, एक बिजनेस को करने के लिए मिल जाते हैं। यहां बिजनेस एक ही है, काम वो भी हमारे ही बिजनेस के लिए कर रहा है और हम भी इसी बिजनेस के लिए कमा रहे हैं। बिजनेस में होना चाहिए प्रॉफिट, होना चाहिए प्रॉफिट।
और अगर अब इस पे चित्रों कैसे, हाँ वही ले रही थी। होता ये है कि पार्टनरशिप में एक तो दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, दूसरी बात ये लोग मिलकर के कर रहे होंगे बिजनेस। बिजनेस वर्ड का मतलब है आपको ऐसा कोई काम करना है जो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब लॉ की नजरों में सही है। बिजनेस में आप ट्रेडिंग कर लो चलेगा, आप प्रोफेशन में हो तो भी पार्टनरशिप में चलेगा, हम उसको भी मानेंगे बिजनेस। एक बात बताओ, दो सीए मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं? अरे ये प्रोफेशन में है तो भी चलेगा, लेकिन अगर दो सीए मिलकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में जो भी कमाई आएगी ये किसकी होगी? अपनी अपनी मतलब कैसे, मैं समझी नहीं। दो सीए है, दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप में एक फर्म खोली है, यहाँ ये दोनों काम कर रहे हैं, इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो इन दोनों में से किसका है? दोनों का है, मतलब ये दोनों का इस पे अधिकार है, तो ये दोनों बांट लेंगे। इसे कहा जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में एक तो दो या दो से ज्यादा लोग आकर के मिलेंगे, मिलेंगे इसलिए क्योंकि इन्हें करना है एक बिजनेस। इस बिजनेस में ये लोग कमाने वाले हैं प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को ये लोग करने वाले हैं आपस में शेयर। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका पार्टनरशिप में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं जो बता रही हूँ ना आप लोगों को, ये हम लोग अभी 2 दिन से क्लास में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अभी इसे थोड़ा सा प्रिसाइजली बता रही हूँ। आपको वीडियोस मिलेंगे जो डिटेल वाले होंगे वो भी मिल जाएंगे, और इसलिए भी प्रिसाइजली बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा तो आप लोगों का शायद बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब अभी 12th में। ठीक है, देखो पार्टनरशिप में होगा क्या, कितने एलिमेंट्स चाहिए, ये देखो ये रहे एलिमेंट्स। एक तो होना चाहिए दो या, पढ़ो कितने होने चाहिए, मुंह खोलो जोर से बोलो, कितने लोग चाहिए? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी नहीं कहता कि हमें मैक्सिमम कितने लोग चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है मिनिमम दो चाहिए। आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्यार से हम इसको आईपीए बोलेंगे। आईपीए में कहीं नहीं लिखा कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इन्होंने उसकी कोई लिमिट नहीं बताई। आईपीए ने तो नहीं बताई है, बट कंपनीज एक्ट ने बोला है। कंपनीज एक्ट जो बना है फॉर कंपनीज, बट वो कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। मतलब ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है। हमारे ऊपर एक्ट कौन सा लगता है पार्टनरशिप पर? आईपीए लगता है। आईपीए ने तो कभी नहीं बोला कि मैक्सिमम कितने लोग होना चाहिए, बट कंपनीज एक्ट बोल रहा है। कंपनीज एक्ट बोल रहा है 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में चलेंगे, चलेंगे। मिनिमम, जोर से बोलो, आत्मा से नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। मिनिमम और मैक्सिमम 50, पर 50 कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में। आईपीए ने कोई लिमिट बताई नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलो मुझे एक बात बताओ, आईपीए के अनुसार क्या 150 पार्टनर्स हो सकते हैं? आईपीए के अनुसार हो सकते हैं। तुमने अभी 50 क्यों बोला था फिर? अच्छा, तो कंपनीज एक्ट कह रहा है 50 से ज्यादा चलेंगे, तो भले ही आईपीए कहता है 150 भी ले जाओ, लेकिन हम 50 के ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि आईपीए ने नहीं रोका, बट कंपनीज एक्ट ने तो। ठीक है, जब दो एक्ट एक साथ लग जाते हैं ना, एक में लिमिट नहीं है दूसरे में है, तो जिसमें लिमिट है हमको उसको मान सम्मान देना तो पड़ेगा। समझ में आ गया? यश मैडम, हमें कितने, हमें कितने पर्सन की जरूरत है पार्टनरशिप में? मिनिमम दो, मैक्सिमम एज पर, पूरा बोलो 50 एज पर कंपनीज एक्ट। जब तक पूरा नहीं बोलोगे हम मानेंगे तुम आईपीए में बोल रहे हो, जबकि आईपीए में कोई लिमिट लिखी हुई नहीं है। दूसरी बात, कौन बनेगा पार्टनर? तो इसके लिए आईपीए कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है जो लॉ की नजरों में एग्जिस्टेंस में है, जिसके जो लॉ की नजरों में माना जाता है जैसे कि ये पर्सन है, ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं पार्टनर्स। बट साथ साथ में उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। मतलब दो चीजें चाहिए, एक तो ऐसा व्यक्ति जो लॉ की नजरों में एग्जिस्टेंस में है, एंड ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक भी है। कभी नाम सुना है माइनर? माइनर मतलब वो जिसकी हाइट कम होती है।
मतलब 18 हाइट या एज? एज कितनी? 18 से कम वाले माइनर कहलाते हैं। 18 से कम वाला जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, वो लॉ की नजरों में तो एग्जिस्टेंस में है, मतलब लॉ मानता है कि हाँ ये पर्सन जिंदा है और है भी धरती पर, लेकिन वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं। हमें पार्टनर अगर किसी को बनाना है तो उसमें दो चीजें एक साथ चाहिए। पहला, लॉ की नजरों में एग्जिस्टेंस में है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। माइनर एग्जिस्टेंस में है बट कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं, इसलिए माइनर कभी पार्टनर बन पाएगा नहीं। एक पर्सन जो पागल है, लॉ की नजरों में वो एग्जिस्टेंस में है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं, तो माना एग्जिस्टेंस में है बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं, तो एक पागल कभी भी पार्टनर बन पाएगा नहीं। आई बात समझ में? पक्का? हमें पहले तो इतना पॉइंट बताओ फटाफट से। एक तो हमें चाहिए कम से कम, जल्दी रैपिड में, कम से कम और मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कौन बनेगा पार्टनर? एक तो जो एग्जिस्टेंस में है लॉ की नजरों में, और दूसरा जो एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। तुमको इन दोनों में से कौन सा गुण चाहिए? एग्जिस्टेंस में चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट के लायक चाहिए? दोनों एक साथ? दोनों एक साथ? ऐसा तो फिर माइनर कभी पार्टनर ही नहीं बन पाएगा। हाँ, तो नहीं बन सकता। ऐसे में तो पागल भी नहीं बन पाएगा। अरे पर पागल धरती पे तो है, हाँ, पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लायक नहीं है। आ गया समझ में? पक्का? मैंने नहीं बताया, आप बताओगे। क्या एक कंपनी पार्टनर बन सकती है? प्रूव करो। वो लीगल एंटिटी ना। एक तो एग्जिस्टेंस में है, लॉ की नजरों में कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को मानते हैं जैसे एक पर्सन की तरह है, और एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कंपनी की तो ना कोई एज होती है और कंपनी कभी पागल तो होगी भी नहीं, तो इसका मतलब कंपनी इज एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी को अगर हम चाहें तो पार्टनरशिप फर्म में बना सकते हैं पार्टनर। पहला पॉइंट समझ में आ गया एलिमेंट्स का। दूसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है तो पार्टनरशिप वैलिड केवल तब होगी जब ये लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर करके समाज सेवा का काम कर रहा हो तो हम इसको फिर पार्टनरशिप मानेंगे नहीं। पार्टनरशिप केवल तब वैलिड है जब पार्टनर्स मिलकर कर रहे हो कोई बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। इस बिजनेस में अगर प्रोफेशन हुआ, ट्रेड हुआ, ऑक्यूपेशन हुआ, हमें सब चलेगा, लेकिन सब कुछ होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो हम इसे पार्टनरशिप भी मानेंगे। दो दोस्त हैं, दोनों ने बहुत उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाए थे। अब इन दोनों को एकदम गिल्ट होने लग गया है। गिल्ट इस बात का कि हमने दुनिया को लूटा। अब ये लोग कहते हैं हम दोनों दोस्त मिलकर पार्टनरशिप में एक बिजनेस करते हैं जिसमें हम समाज सेवा करेंगे। इसको पार्टनरशिप क्यों नहीं बोलेंगे? तो चैरिटी कर रहे हैं तो क्या हुआ? तो ये बिजनेस नहीं है। पक्की बात है? पक्का? प्रोफेशन हुआ तो चलेगा? ठीक है, दो प्रोफेशनल गुंडे हैं, मर्डर करते हैं, ये दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में आ रहे हैं, ये अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाएंगे और मर्डर करेंगे। अब ये तो पार्टनरशिप, तो कमाए भी ना बेचारे। क्यों? तो फिर कैसे करे फिर? तो पार्टनरशिप मान रहे हो नहीं मान रहे हो? क्यों? बिजनेस ही है इन लोगों का, लेकिन ये लॉफुल, इसका मतलब इसका लॉफुल होना भी जरूरी है। हो गया? दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक तो दो या दो से ज्यादा लोग, दूसरा हमको चाहिए बिजनेस। तीसरा तीसरा ये वाला है। तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है तो पार्टनरशिप में आने के लिए इन पार्टनर्स को पहले करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट। करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट में ही वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ना इतना सब। एग्री का मतलब होता है किसी चीज के लिए हाँ करना। ये हाँ पहली बात तो आना चाहिए वॉलेंटरीली, आपकी इच्छा से। अगर किसी ने आपके यहाँ पर सिर पे बंदूक रख करके आपको कहा है तू मेरा पार्टनर, और आपने हाँ कर दिया, हम इसे एग्रीमेंट कहेंगे नहीं। एग्री करने का मतलब होता है जब कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर
अपनी इच्छा से किसी बिजनेस में आना चाहते हैं तो इसे कहा जाएगा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपने केवल इशारों इशारों में भी किसी को हाँ कर दिया है तो भी मानेंगे, जैसे कि ये वैलिड पार्टनरशिप है। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? या तो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब शब्दों के साथ, एक्सप्रेस का मतलब, बोलो फिर से बोलो, एक्सप्रेस का मतलब होता है शब्दों में। अब शब्दों में या तो आप बोल बोल करके एग्रीमेंट कर लो, वरना लिख लिख करके कर लो, वरना ये एग्रीमेंट हो सकता है इम्प्लाइड भी। इम्प्लाइड का मतलब होता है जहां पर कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं, इशारों में ही हम मान लेंगे, जैसे कि आप हो हमारे पार्टनर। आया समझ में? पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में होना चाहिए एक तो एग्रीमेंट। अब याद करो, अगर एग्रीमेंट होना चाहिए तो इसका मतलब दोनों के बीच में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हो रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था कि पार्टनर बनने के लिए उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं वो पार्टनरशिप में एंटर हो पाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में आने के लिए करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। आया समझ में? यस मैडम। कोई भी व्यक्ति केवल एक पोजीशन की वजह से, एक स्टेटस की वजह से या एक रिश्ते की वजह से पार्टनर कभी नहीं बन सकता है। पार्टनर बनना है तो एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझो। एक व्यक्ति है, एक पार्टनर है, उसका नाम है शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा अपने आप किसी पार्टनरशिप फर्म में अपने पिता की वजह से पार्टनर नहीं बन सकता। शर्मा जी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, अगर उनकी डेथ भी हो जाएगी ना तो भी उनका बेटा उनकी जगह पर अपॉइंट होगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप स्ट्रिक्टली आती है बाय एन एग्रीमेंट। किसी पोस्ट या स्टेटस की वजह से कोई व्यक्ति अपने आप पार्टनर बनेगा। 3 पॉइंट्स बता चुकी हूं मैं, तीनों रिपीट करो। एक तो चाहिए हमें मिनिमम, 2 मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। दूसरी बात, हमें चाहिए इन दो लोगों के बीच में होना चाहिए कोई बिजनेस, बिजनेस का होना जरूरी है। लॉफुल हुआ तो भी चलेगा, अनलॉफुल हुआ तो नहीं चलेगा, केवल लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। हो गया। तीसरा, पार्टनरशिप में आना है तो करना पड़ेगा एक, बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनर कहलाएगा? पार्टनर का बेटा अपने आप पार्टनर नहीं बन सकता, नहीं पार्टनर मर गया है फिर भी अच्छा तो भी उसका बेटा पार्टनर कहलाएगा नहीं। आ गया समझ में? चौथा पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप में आना है तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयरिंग करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, हमारा इरादा समाज सेवा करने का तो नहीं, तो पहली चीज तो पार्टनरशिप में इरादा ही होता है प्रॉफिट कमाने का। ये लोग प्रॉफिट के इरादे से ही पार्टनरशिप में आते हैं। हाँ, लॉस हो गए तो बात अलग है, वरना फिर प्रॉफिट ही हमारा इरादा है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, इन्हें प्रॉफिट को करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे के साथ शेयर। आईपीए कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है, कितना शेयर करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक व्यक्ति शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा ले जाए, दूसरा कम हिस्सा ले ले, चलेगा, दोनों इक्वली शेयर कर ले, चलेगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। आ गया समझ में? जब तक ये नहीं होगा हम इसे पार्टनरशिप मानेंगे। दो दोस्त पार्टनरशिप में आ सकते हैं, 2 लोग हैं चलेगा, लॉफुल बिजनेस के लिए आ रहे हैं चलेगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, अभी तक पार्टनरशिप है, दोनों ने कहा हम प्रॉफिट कमाएंगे, अभी भी पार्टनरशिप है, दोनों ने कहा है प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन प्रॉफिट केवल मैं रखूंगा, एक ने कहा। क्यों नहीं चलेगा? अभी तक तो तुम हाँ हाँ कर रहे थे, अब क्यों नहीं चलेगा? प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है। चलो यहीं तक पहुंच गए, दोनों ने कहा प्रॉफिट कमाएंगे, एक कहता है मैं 90% रखूंगा, दूसरा कहता है मैं 10% रखूंगा, कुछ भी, एक 90 रख रहा है तो इतना उबड़ खाबड़ हो रहा है, चलेगा? बुरा नहीं मान रहे, एक ज्यादा रख ले तो भी चलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। आ गया समझ में? अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, ये एलिमेंट मिसिंग है,
हम इसे पार्टनरशिप बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। दो बातों का ध्यान रखना, बाप रे, दो बातों का ध्यान रखना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में एक वर्ड तो है प्रॉफिट, मतलब पार्टनरशिप करते ही है फॉर प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, और सिर्फ अर्न नहीं करना है हमें उसको। समझ में आ गया? पक्का? एक कह रहा है मैं 99 रखूंगा, एक कह रहा है मैं 1 रख लूंगा, चलेगा? तो ठीक है, वो कह रहा है मैं 100 रख लूंगा। क्यों? अब 99 और 100 में 1 का ही तो अंतर था, अब इतना क्या बुरा मानना है? प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। आ गया समझ में? पक्का? प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लेकिन अगर फर्म में हो जाते हैं लॉसेस, हो जाते हैं, और अब अगर इनमें से एक पार्टनर आकर के कह दे सारा लॉस मैं झेलने को तैयार हूं, तो आईपीए कहता है चलेगा। आईपीए में पार्टनरशिप वर्ड को जब डिफाइन किया गया था ना, तो उस डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप, अब पढ़ना जरा, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, क्या बोल रहे हो? पर्सन, पर्सन, स भी लगाना पड़ेगा। स लगा दोगे तो ज्यादा हो जाएंगे ना एक से। अच्छा, ज्यादा ही चाहिए। अच्छा, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, मतलब ये कौन सा वाला एलिमेंट की बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट वाले की बात। अच्छा, हु हैव एग्रीड टू, फिर से पढ़ना, हु हैव एग्रीड टू शेयर, शेयर लॉस वर्ड लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब आईपीए में पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लिख रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, लॉस शेयरिंग कोई कंपल्शन नहीं। अगर 3 पार्टनर्स में से तीनों ने कहा हम इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट, चलेगा? लेकिन अगर इन तीनों में से एक कह दे कि लॉसेस होने पर केवल मैं लायबल, बाकी दो को झेलने की जरूरत नहीं, तो आईपीए कहता है चलेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लॉस वर्ड कहीं डाला भी। अब अगर तीनों कहे जो भी होगा हम तीनों झेलेंगे, प्रॉफिट भी हमारा, लॉस भी हम तीनों का, तो अच्छा, 3 में से एक कह रहा है मैं लॉसेस नहीं लूंगा, चलेगा? तीनों में से 2 कह रहे हैं मैं लॉसेस नहीं लूंगा, तो ये अकेला लॉस झेले, तो इसने हाँ भी कर दिया, तो चलेगा? तुमने कहा था शेयरिंग जरूरी है। अच्छा, ठीक है, सेम हम प्रॉफिट पे लगा देते हैं। तीनों ने कहा हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, चलेगा नहीं? चलाना पड़ेगा, इसके बिना चलेगा ही नहीं। तीनों में से एक ने कहा मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, बाकी 2 कह रहे हैं हम शेयर कर लेंगे, क्यों नहीं चलेगा? तुमने लॉस में तो सब चला लिया था, तो लॉस में चलेगा, प्रॉफिट में चलेगा नहीं। कहानी भेजे में उतर गई है? पक्का? आगे पढ़ो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है फ्रॉम कितने एलिमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो फटाफट से। एक तो पर्सन होना चाहिए, एक 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और होना चाहिए बिजनेस। अब एक आखिरी एलिमेंट बचा हुआ है जो है म्यूचुअल एजेंसी का, ये रहा, कैरिड ऑन बाय ऑल, चल ही नहीं रहा है, carried on by all or any one of them acting for all। अब होता यह है, आईपीए का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में आता है तो ये पार्टनर्स जो है ना, सबके सब मिलकर के बिजनेस में काम करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इन पार्टनर्स में से कोई एक या 2 व्यक्ति या 3-4 लोग कह दे कि हम लोग सारा काम संभाल लेंगे, बाकी पार्टनर्स आराम से सोते रहो, आपको हम प्रॉफिट देते जाएंगे, तो भी चलेगा। विच मीन्स कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक्टिव होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। माना काम केवल कुछ ही लोग कर रहे हैं, बट उन कुछ लोगों का किया हुआ काम भी बाकी सारे पार्टनर्स के ऊपर होगा लाइबल। इसका मतलब बाकी सारे पार्टनर्स भले काम नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने जो भी किया होगा, अच्छा या बुरा, बाकी सब लोग भी उसके लिए रहेंगे जिम्मेदार। इसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। कभी नाम सुना है एजेंसी का? एजेंसी में एक तो होता है प्रिंसिपल और एक होता है, वेरी गुड, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है, बड़ा वाला कौन है? प्रिंसिपल। उसने किसको रखा है? काम कौन करेगा? किसके लिए करेगा? भला किसका होगा? एजेंट काम कर रहा है तो उसका भला होगा ना। क्यों? प्रॉफिट अगर एजेंट ने कमाया तो वो किसके लिए कमा रहा है? अच्छा, ऐसा होता है, मतलब एजेंट जब प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होता है तो एजेंट खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ
प्रिंसिपल। एजेंट को काम करने के लिए कहा है प्रिंसिपल ने। अब एजेंट जाकर जब काम करेगा, चाहे वो अच्छा करे तो भी प्रिंसिपल का, बुरा करे तो भी प्रिंसिपल का। एजेंट के किए हुए काम के लिए एजेंट खुद लायबल नहीं होता, उसके हर काम के लिए लायबल रहेगा प्रिंसिपल। ये कहलाता है रूल ऑफ एजेंसी। बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में हमेशा रहेगी म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल वर्ड का क्या मतलब है? म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के लिए। इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में जितने पार्टनर्स आएंगे सब होंगे आपस में एक दूसरे के एजेंट, और क्योंकि सभी एजेंट है तो सभी आपस में बन जाएंगे एक दूसरे के प्रिंसिपल। तो एक एजेंट का किया हुआ काम हम मानेंगे उसने नहीं, उस पार्टनर के ने खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए किया है, तो सबके सब हो जाएंगे उस काम के लिए लायबल, हो जाएंगे उसके लिए। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए ने कहा है कि मैं गुड्स परचेज करने का काम कर लिया करूंगा, रॉ मटेरियल जो भी खरीदना है ए ने कहा था वो काम मैं कर लूंगा। ए एक दिन जाता है शॉपिंग करने रॉ मटेरियल की, और ये जाकर के गुड्स क्रेडिट पर खरीद कर ले आता है गुड्स। ठीक है, ये अपने लिए गुड्स नहीं खरीद रहा है, ये बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहा है। ए गया और ज्यादा नहीं, केवल 20 करोड़ के गुड्स क्रेडिट पर खरीद कर ले आया है। ठीक है, अब उधारी किसने ली है? ए ने। गया कौन था डीलर के पास? ए। डीलर ने किससे बातचीत करी है? ए से। तो अब ये 20 करोड़ रुपए रीपे करने की जिम्मेदारी तीनों की। अरे एक ही होगी ना, गया तो वही था ना। लेकिन उसने ये काम खुद के लिए, किसके लिए किया है? फर्म के लिए किया, और फर्म के लिए किए हुए काम के लिए अकेला ए लायबल रहेगा नहीं। हम तो मानेंगे जैसे ए यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ एजेंट फॉर बी एंड सी, तो जो भी ए ने किया है उसके लिए इन दोनों को भी माना जाएगा लायबल। समझ में आ गया? पक्का? वो सी गया था सेल्स करने, उधारी पर गुड्स बेचकर आ गया। ये बेचारा उधारी पे 20 करोड़ का सामान लेकर आया था, वो उधारी पे 20 करोड़ का बेचकर आ गया है, और जहां बेचकर आया वहां पैसा डूब गया। अब ये दोनों सी से पैसे वसूलेंगे, तीनों लायबल क्यों हो जाएंगे? सारा काम तो वो बिगाड़ के आया। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब सी यहाँ पर जो भी कर रहा है उसके लिए बाकी 2 लोग हो जाएंगे एज अ प्रिंसिपल लायबल। आ गया समझ में? पक्का? आगे बढ़ूं अब। ये हो गए सारे के सारे एलिमेंट्स। एक बारी मुझे डेफिनेशन में से देखकर बता दो जरा, आखिरी पॉइंट कौन सा था? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो सब मिलके बिजनेस में पार्टिसिपेट करे या इनमें से अगर केवल तो भी चलेगा। मुझे ये बात बताना ये सही है या गलत है? ए, बी, सी 3 पार्टनर्स थे। कितने थे? 3। ए ने कहा सारा काम मैं कर लूंगा, बी और सी को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बैंक में जाना है, साइन करना है, चेक बनाना है, पैसे लेना है, पैसे देना है, सब काम मैं कर लूंगा, तुम दोनों को तो आने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा हम तीनों मिलकर शेयर कर लेंगे। ये तो पार्टनरशिप नहीं। नहीं, अरे अकेले ही सारा काम कर रहा है तो फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ ना। क्यों? यहाँ पे ऐसा क्या एलिमेंट था कि तुमको पार्टनरशिप लगा? प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि इन तीनों के बीच में प्रॉफिट हो रहा है शेयर। आया समझ में? पक्का? आगे बढ़ूं। सबका एक साथ काम करना जरूरी। एक फर्म है जिसमें केवल 40 पार्टनर्स हैं। 40 चलेगा? बुरा मानो ना। क्यों नहीं मान रहे? 50 तक जा सकते थे, हमने कितने रखे हैं? 40 लोग अगर सबके सब कहे हम सब बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बिजनेस नहीं चला रहे, ये रायता फैला रहे हैं। हम इतने लोगों को एक साथ काम करने देंगे नहीं। 40 में से 4 ने कहा है हम सारा काम कर लेंगे, तुम तो चुपचाप बैठो प्रॉफिट ले जाना। चलेगा? चलेगा? काम नहीं करने दे रहे हो उनको, कहां से चलेगा? प्रॉफिट तो दे रहे हैं ना, ये कहलाएगा पार्टनरशिप। हो गया? बहुत हो गया डिस्कशन। अगले पॉइंट पर जाओ। अब अगला टॉपिक जो यहाँ पर मिल रहा है एलिमेंट्स के बाद, वो होता है ट्रू नहीं सॉरी वो होता है, ये डिफरेंस के पॉइंट से हमको आज स्टार्ट करना था, राइट? हमने कल यहाँ तक का तो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया था। वो क्या बता के गए थे?
हाँ यही है ना। हाँ यहाँ तक का तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था, पढ़ते पढ़ते अपन लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। यहां से स्टार्ट करना है ना, डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। जो कल खत्म किया था उतना मैंने अभी आपको ब्रीफिंग करी है, पूरा डिटेल में नहीं बताया, पूरा डिटेल में नहीं बताया है। लेकिन ये जो मैंने आज ब्रीफिंग करी है ना, ये आपको डिटेल्ड वाले लेक्चर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। पर इतना तो हो गया है कि तुम लोग अब आज मेरे साथ साथ में चल पाओगे। डिफरेंसेस में यहाँ पर इन्होंने बताया है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। ये डिफरेंस हमको पढ़ना है लेकिन आज नहीं, पहले हम कंपनीज एक्ट पूरा खत्म करेंगे, जो एक पूरा चैप्टर है आप लोगों का। रीजन बीइंग कि ये तो तुमको पता चल गया है लेकिन उधर वाला हिस्सा भी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर में जब जाएंगे ना, वहां पे ये वाला डिफरेंस का टॉपिक उसी वक्त डिस्कस किया जाएगा। अगले डिफरेंस पे जाओ। अगला डिफरेंस है बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ क्लब। क्लब और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझो क्लब होता क्या है। कभी नाम सुना है क्लब? क्लब जहां पे ताश खेलते हैं, मुझे मालूम था तू ऐसे ही क्लब में गया होगा। क्लब का मतलब होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोगों को मेंबर बनाया जाता है, मेंबर से पैसे लिए जाते हैं। पैसे लेने के बदले में क्लब कहता है कि हम अपने मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे। सुविधाओं के नाम पर जैसे जिम की फैसिलिटी दी जाएगी, आप यहाँ पर पूल एंजॉय कर सकते हो, आप यहाँ की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आपके हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। अगर आप मेंबर हो तो आओ और आकर के यहाँ पर जो जो सुविधाएं हैं उनको यूज कर सकते हैं। हो गया। क्लब का भी ना नेचर दिखने में लगता है जैसे पार्टनरशिप जैसा हो, जैसे हमने पैसा दिया और भी बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया होगा, वो भी आएंगे और वो भी आकर के हमारे साथ इन सुविधाओं को शेयर करेंगे। बट ये क्लब अलग है और पार्टनरशिप अलग। पार्टनरशिप का नेचर कुछ ऐसा होता है कि अगर 3 पार्टनर्स फर्म में थे, इनमें से अगर एक भी मर गया ना तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अनलेस एग्रीमेंट में लिखा है कि किसी एक के मरने पर भी फर्म चलती रहेगी, लिखा हो तो बात अलग है, वरना तो लॉ कहता है कि अगर 3 में से एक भी मरा तो पार्टनरशिप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पार्टनरशिप में और क्लब में, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्लब में क्या करते हैं हम, क्या बनाते हैं, पार्टनर या मेंबर? मेंबर। पार्टनर तो घर से पैसा लेकर आते हैं, मेंबर तो घर से पैसा लेकर आएंगे, वो क्लब को देंगे और पार्टनर्स आकर के फर्म को देंगे। तो वो पार्टनर्स तो कुछ शेयरिंग करते हैं, हाँ, तो मेंबर्स भी तो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में, सुविधाएं शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट। जब कोई व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है ना, तो उसका इस फर्म की प्रॉपर्टी पर अधिकार आ जाता है, ओनर बन जाता है। वो इस फर्म की प्रॉपर्टी को आखिरी में जब फर्म खत्म होगी तो वो इस प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर भी जा सकता है। अच्छा सोचो, कोई व्यक्ति क्लब का मेंबर है ना, इस क्लब में बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ट्रेडमिल है, वो पुशअप करने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। अब वो मेंबरशिप छोड़ रहा है तो क्या ट्रेडमिल उठा के घर ले जाए? नहीं, मतलब उसका इन प्रॉपर्टीज पे कोई ओनरशिप नहीं है, लेकिन पार्टनर्स की ओनरशिप है। अगर एक पार्टनर मर गया तो फर्म हो जाएगी डिसॉल्व, लेकिन क्लब में अगर एक मेंबर मर भी गया, क्या चलेगा? किसी के मरने पर चलेगा नहीं। अगर एक मेंबर मर भी गया तो क्लब को खत्म मानेंगे नहीं, एक गया तो दूसरा। इनफैक्ट सारे मेंबर एक साथ भी मर जाए तो भी क्लब खत्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग और क्लब की आइडेंटिटी अलग है। समझ में आया? पक्का? चलो अब डिफरेंस के पॉइंट्स पर आओ। देखो, ये तो कह रहे हैं पार्टनरशिप का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होना। तो ठीक है, अगर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो ये भी तो मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं, इधर भी एसोसिएशन है, इधर भी एसोसिएशन है। अच्छा आगे तो बढ़ूं, आगे बहुत सारी बातें हैं। ये है एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर अर्निंग। तो क्लब भी इसी ऑब्जेक्ट के साथ में बना होगा ना, लिखा है अर्निंग प्रॉफिट।
नॉट का लिखा है। अच्छा, तो मतलब क्लब का काम प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। प्रॉफिट अर्न करने का, क्लब का काम प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए बनाए जाते हैं। तो मतलब डिफरेंस तो है, पर इसमें तो दो या दो से ज्यादा लोग होंगे ना, और इसमें भी दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। मतलब इतना तो कॉमन है, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए है और वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। वो अपने मेंबर्स को देगा बेनिफिशियल सर्विसेज। आ गया समझ? नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। यहाँ के लोगों को कहते हैं, तो वहां वालों को है, तो डिफरेंस है। अगले पॉइंट पर जाना। पार्टनर्स जो होते हैं, ये लोग तो ओनर्स होते हैं, तो वो लोग भी तो ओनर। क्यों? वो मशीन उठा के घर नहीं लेके, ऐसा नहीं कर सकते वो डंबल लेके जा रहा हूँ 4 दिन बाद ला दूंगा, नहीं ना, ये सब अलाउड नहीं है। अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी आए कोई भी जाए, फर्म खत्म नहीं होगी, ऐसा पार्टनरशिप में नहीं है। इसका मतलब एक भी पार्टनर मरा तो फर्म हो जाएगी खत्म। जबकि यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल मतलब किसी के आने और जाने से हमको कोई फर्क पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए। जाने का मतलब हमेशा मरना जरूरी नहीं है। आज कोई व्यक्ति मेंबर था, उसने मेंबरशिप की फीस नहीं भरी तो हमने उसको निकाल दिया, पर उसके जाने से हमारा क्लब बंद होने वाला। समझ में आया? परपेचुअल का मतलब होता है जो चलता रहता है, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आ गया समझ? तो दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पार्टनरशिप में और क्लब में कोई डिफरेंस है? सोच समझ लो। मैं स्क्रीन पे से हटा रही हूँ, नोट्स तो तुम्हारे पास में है भी नहीं, हटा दिया मैंने स्क्रीन पे से। अब जरा सोच सोच के बताना। अब मैं रैपिड फायर में लेके जा रही हूँ, होश में रहना, सांस गहरी ले लो अंदर, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है? इन दोनों में से इधर पार्टनरशिप है, इधर क्लब है। क्लब है, क्लब, मैं क्लब का पूछ रही हूँ। इधर पार्टनरशिप है, इधर क्लब है। इन दोनों में से कहां पर परपेचुअल सक्सेशन है? नहीं। कहां पर परपेचुअल सक्सेशन है? नहीं। पार्टनरशिप में है? नहीं, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? पार्टनरशिप में नहीं है। और उधर, उधर कौन है? क्लब में परपेचुअल सक्सेशन, कहाँ के लोग मेंबर्स कहलाते हैं, और इधर वाले पक्का। कहाँ मिनिमम 2 लोग चाहिए? दोनों में चाहिए। कहाँ चाहिए मिनिमम 2? दोनों में। लेकिन कहाँ मैक्सिमम की लिमिट है? कितनी है? आगे आगे, एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन क्लब में कोई लिमिट? तो क्लब में तो कितने भी लोग आ जाएंगे। तो लेकिन लोग जितने भी आए हैं, अगर इनमें से एक भी गया तो खत्म हो जाएगा, ऐसा कहाँ होता है? एक भी गया तो खत्म हो जाएंगे, ये कहाँ होता है? तो उनका परपेचुअल सक्सेशन किनका? पक्का। और क्लब में कोई भी आए कोई भी जाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला, ये क्लब खत्म होने वाला। कहां पर ओनरशिप के राइट्स मिलते हैं? नहीं। क्लब में ओनरशिप के राइट्स मिलते हैं? नहीं। तो कहां मिलते हैं? पक्का। आ गया समझ में? अब कोई कितना भी घुमाए, हम घूमेंगे। वेरी गुड। अब पहुंचो अगले डिफरेंस पर। अगला होता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF। कभी नाम सुना है HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये कौन से रिलीजन में बनता है? कैसे पता चला? अच्छा, नाम में लिखा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इसका मतलब इसका बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये फैमिली अभी भी एक साथ ही रहते हैं। इनका एक साथ रहना जरूरी नहीं है। ये अनडिवाइडेड फैमिली है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक हिंदू फैमिली है जिनके पास एक बिजनेस है और पूरी फैमिली इसी बिजनेस में एंगेज्ड है। ये बिजनेस एक व्यक्ति ने शुरू किया था और अब पीढ़ी दर पीढ़ी यही बिजनेस बाकी के लोग भी चला रहे हैं। माना पीढ़ियां बहुत सारी हो गई थी, बहुत सारे ओनर्स आ गए हैं अब इस प्रॉपर्टी के या इस बिजनेस के, बट अभी तक इन्होंने इस बिजनेस का बंटवारा नहीं किया है, क्योंकि ये अनडिवाइडेड बिजनेस है। तो हम इसे बुलाते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझ में आ गया? HUF को जब हम लोग दूर से देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये भी तो पार्टनरशिप जैसा ही है, लेकिन इन दोनों में पार्टनरशिप में थोड़ा सा अंतर है। देखो, बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी।
HUF में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, दो या दो से ज्यादा तो डेफिनेटली होंगे ही। ये सब लोग मिलकर के कर रहे हैं एक बिजनेस। इस बिजनेस में वो लोग कमा रहे हैं प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का ये लोग आपस में कर रहे हैं शेयरिंग, मतलब सब फीचर्स वैसे ही मिल रहे हैं जैसे मिल रहे थे हमको पार्टनरशिप में। अंतर कहां पड़ जाता है? अगर आपको पार्टनरशिप में आना है तो आपको कंपलसरीली करना पड़ेगा एग्रीमेंट, जबकि HUF में कोई व्यक्ति केवल पैदा होते ही बन जाता है HUF का मेंबर। जैसे ही इस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, हम मान लेंगे एक और हिस्सेदार आ गया है प्रॉफिट शेयर करने। मतलब HUF में जब कोई बच्चा पैदा होगा तो इसके मेंबर्स को खुशी होगी या दुख होगा? क्या क्या बेशरम लोगों, किस बात का दुख हो रहा है? बंटवारा हो रहा है, एक और प्रॉफिट शेयर करने वाला आ गया। इधर से एक बच्चा आया है, इधर से परदादा जी गए, खुशी होगी या दुख होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इधर आया और उधर गया तो शेयरिंग तो उतनी रही। पक्का बच्चा कोई अभी आया ही नहीं है, परदादा जी गए। बेशरम, किस बात की खुशी हो रही है? किस बात की खुशी हो रही है कि एक शेयरिंग कम हो जा रही है? समझ में आ गया? इतना भी बनिया नहीं बनना है, मतलब समझ में आ रहा है? HUF का मतलब समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप में ना अगर कोई पार्टनर गया तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। HUF में तो ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, HUF खत्म होने वाला नहीं है। समझ में आया? पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए है लायबल, लेकिन HUF में ऐसा नहीं है। HUF में जो भी इस पूरे परिवार का मुखिया है उसे हम लोग बुलाते हैं कर्ता। क्या बुलाते हैं? जो भी बिजनेस HUF का होगा ना उसके लिए पर्सनली लायबल माना जाता है कर्ता को। बाकी के जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं ये लोग इस बिजनेस के लिए लायबल माने जाएंगे नहीं। मतलब अगर कुछ भी आंच आई, किसको आगे खसका दो, ये जाने ये जाने करता ही सब कुछ झेलेगा, इसके अलावा बाकी मेंबर्स की कोई जिम्मेदारी रहेगी नहीं। आ गया समझ में? पक्का? तो इन दोनों में कोई अंतर? इन दोनों में कोई अंतर है? है? अच्छा नहीं है। ओके। पार्टनरशिप में और HUF में मिनिमम कितने लोग चाहिए? दोनों जगह? इसका मतलब दोनों में कोई अंतर? चुप रहे। दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा मुझे। दोनों में दो दो लोग चाहिए ना। पार्टनरशिप में तो बिजनेस होना चाहिए, HUF में बिजनेस, तो मतलब दोनों में कोई अंतर अभी भी है? अरे पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, HUF में तो मतलब दोनों में कोई अंतर? तुम दोनों जगह के तो पॉइंट सेम सेम बताते जा रहे हो, फिर भी बोल रहे हो दोनों में अंतर है। और भी पूछूं? वहां एग्रीमेंट करना पड़ता है पार्टनरशिप में। HUF में कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? माइनर माइनर पार्टनर पार्टनर क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। लेकिन HUF में कोई बच्चा पैदा होते ही बन जाता है HUF का मेंबर। 1 घंटे का बच्चा है तो क्या उसको मान ले वो HUF का मेंबर है? वो पैदा होते ही हिस्सेदार बन जाता है। आ गया समझ में? पर तुमने तो मना किया था ना कि माइनर्स एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर HUF में बिना एग्रीमेंट करे घुस गए ऐसे ही, बस पैदा हो और मेंबर बन जाओ, ऐसा होता है? अच्छा आ गया समझ में? अब इन दोनों के डिफरेंस के पॉइंट्स पर जाओ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक तो पार्टनरशिप होगी ओनली बाय और वो होगा बाय, कोई डाउट इसमें? दूसरे पॉइंट पर जाओ। पार्टनरशिप में अगर एक, हम लोग केवल ये वाला पॉइंट पे ध्यान देंगे, हाँ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है खत्म, और उधर खुशी नहीं है पागल। अगर किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो उससे HUF खत्म होने वाला नहीं है। तीसरे पॉइंट पर जाओ। यहाँ मैनेजमेंट कौन करता है पार्टनरशिप में? पार्टनर्स। अब या तो सारे या इनमें से कुछ एक व्यक्ति काम करेंगे, जबकि वहां पे तो काम करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। वो कहलाता ही इसलिए है क्योंकि सारा काम वही करता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कर्ता। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। ये होता है अथॉरिटी टू बाइंड, मतलब यहाँ तो कह रहे हैं पार्टनर्स बाइंड करेंगे फर्म को,
जो भी काम किया पार्टनर ने किया, लेकिन लाइबिलिटी होगी फर्म की। बट वहां कर्ता काम करेगा, तो यहाँ तो लिखा है कि वो बाकी के मेंबर्स को कर्ता बाइंड करेगा। मतलब कर्ता ने काम किया, बाकी के मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं है, लेकिन अपने हिस्से के प्रॉफिट जितना तो वो लोग रहेंगे लाइबल। हो गया, समझ में आया? अगले पॉइंट पर जाओ। लाइबिलिटी यहाँ पे होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कभी सुना अनलिमिटेड लाइबिलिटी? एक पार्टनर है, 3 पार्टनर्स है फर्म में, राइट? 3 पार्टनर्स है फर्म में, तीनों पार्टनर्स आपस में लाइबल होंगे इस पूरे के पूरे फर्म में होने वाले लॉसेस के लिए। अब अगर सपोज ये पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, तो खत्म होने पर हमें ज्यादा नहीं, केवल 30 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं? सिर्फ 30 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। अब 3 पार्टनर्स थे और तीनों इक्वल शेयरिंग पर थे, तो इन तीनों को कहा गया अपने अपने पास से अब आपको 10-10 करोड़ लेकर आने हैं। हो गया? ए 10 करोड़ ले आया, अमीर था। बी 10 करोड़ ले आया, अमीर था। सी बेचारा गरीब टाइप का था, इसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो ये अपनी तरफ से लेकर आ पाया है 5 करोड़ रुपए। कितने ला पाया है? जबकि इसकी लाइबिलिटी कितनी थी? 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी थी। अब इसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन इसके पास एक बंगलो है। उस बंगलो की कीमत ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ रुपए की है, केवल सिर्फ 6 करोड़ के बंगलो में रहता है। तो अब आईपीए कहता है कि आपकी रहेगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब, और पर्सनल लाइबिलिटी भी है। पर्सनल का मतलब हुआ भाई कैश हो तो कैश ला करके दो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका मकान, दुकान, ज्वेलरी जो भी बेचना पड़ा, बेच करके आपको हर हाल में पैसा देना तो ये बेचारा घर बेच दे तो रहेगा कहाँ? 1 करोड़ बचेगा ना, उससे छोटा मकान खरीद ले, कहीं पे भी रहे, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सड़क पे रहो, लेकिन आपको अपना घर बेचकर पैसा देना तो पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड भी एंड पर्सनल भी। अच्छा, अनलिमिटेड वर्ड का मीनिंग समझो। एक तो हुआ पर्सनल, घर बेच के भी लाना पड़ा तो लाना पड़ेगा, और अनलिमिटेड का मतलब यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आज 30 करोड़ का लॉस हुआ है, हो सकता है कल को 300 करोड़ का लॉस हो जाए, तो जितना भी होगा आपको शेयर करना तो इसका मतलब ये तीनों की तो गर्दन फंसी हुई है, पता नहीं कितने का लॉस हो जाए। तो हाँ, लेकिन अगर लॉस हुआ भी, अगर ज्यादा भी हुआ तो भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में कोई लिमिट मानी जाएगी। जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आपने 3 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, अभी तक आपने 1 लाख रुपया दे दिया है, तो आपकी लाइबिलिटी अब बचे हुए केवल 2 लाख की। वो लिमिटेड है, हमको इससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं। पर यहाँ तो कोई लिमिट, तो मतलब कोई हद ही नहीं है, जितना भी लॉस होगा झेलना तो। और झेलते समय अगर घर में भी पैसे खत्म हो गए हो तो हाँ, असेट्स बेचो, असेट्स बेच कर लाओ। तो क्या ज्वेलरी भी बेच दे, कार भी बेच दे, तो कार बेचेगा तो रहेगा कहाँ? घर में। घर तो अभी भी है ना। आ गया समझ में आया? ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ तो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, बट वहां पर ओनली कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मेंबर्स जो बचे हुए फैमिली के मेंबर्स होंगे, उन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड है, केवल उतने अमाउंट से लाइबल होंगे जितना उनका हिस्सा है, उससे ज्यादा के लिए उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक एक की लाइबिलिटी 1-1 करोड़ की थी सारे मेंबर्स की, है ना? 8 मेंबर्स है ना? और लॉस हो गया है सपोज 80 करोड़ का, तो ये 8 करोड़ तो ये मेंबर्स दे देंगे अपने अपने हिस्से का, बाकी कौन झेलेगा? है इतना वो थोड़े ना झेलेगा। 72 करोड़ उसके माथे डाल रहे हो, क्यों? उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और फिर बड़ा भी तो वही है ना, तो झेलना तो ठीक है। और करा धरा भी तो सारा, हाँ, क्योंकि करता कौन है? जो काम, अरे करता कौन है? करता नहीं, जो काम करता है वो करता कहलाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है कॉलिंग ऑफ, ये रहा, कॉलिंग ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है बंद, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे ना पार्टनर्स अगर चाहे तो ये बोल सकते हैं कि हमको अकाउंट्स प्रेजेंट किया जाए, हम देखना चाहते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई बेईमानी तो
नहीं, अब डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है? फर्म हो रही है बंद। अब जब बंद होगी तो हिसाब किताब किया जाएगा। हर एक पार्टनर को उसके हिस्से का या तो प्रॉफिट देंगे, और या फिर अगर पैसा कम पड़ा है तो उससे बुलवाएंगे। तो पार्टनर्स को अधिकार है, वो लोग अगर चाहे तो डिसोल्यूशन के वक्त बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप में चलेगा। वहां एचयूएफ में तो हिम्मत भी मत करना कि परदादा जी को बोल दो कि लाओ अकाउंट्स दिखा दो, किताब दिखा दो, दो थप्पड़ वहीं मार देंगे वो। वहां पे अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिजनेस बंद भी हो रहा हो एचयूएफ का, तो मेंबर्स को अकाउंट्स चेक करने का कोई अधिकार, ठीक है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है। वैसे भी तो एचयूएफ में हर एक मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड किसकी है? कर्ता की। तो कर्ता को जाके बोल मत देना कि खाते दिखा दो, वो बेचारा सारी जिम्मेदारी झेल रहा है और फिर तुम उसके ऊपर डाउट कर रहे हो, तो थप्पड़ तो आया समझ में? ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है गवर्निंग लॉ। ये तो कह रहे हैं इस पे आईपीए लगेगा है, तो उधर तो हिंदू लॉ क्यों लग गया? एचयूएफ है ना वो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो इस पे हिंदू लॉ लगता है, इस पे कोई दूसरा एक्ट लगेगा नहीं। अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ माइनर आ सकता है क्या? एचयूएफ में पूछ रही हूँ मैं, तो तुमने नहीं क्यों करा फिर? कहाँ नहीं आ सकता? अच्छा, पार्टनरशिप में माइनर चलेगा नहीं, लेकिन वहां पर तो माइनर जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही बन जाता है एचयूएफ का मेंबर। अगले पॉइंट पर जाओ। नंबर ऑफ मेंबर्स की यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है एचयूएफ में। एचयूएफ में कोई लिमिट नहीं है, तो 150 लोग एक परिवार में, तो जिला ही घोषित कर दो। तो मतलब यहाँ पे अगर ज्यादा लोग भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में लिमिट है, मिनिमम मैक्सिमम। पूरा बोलो, 50 एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। शेयर इन बिजनेस, ये लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप में पहले से डिसाइडेड है कि किस रेशो में शेयरिंग होगी प्रॉफिट की। अगर 3 पार्टनर्स है, तीनों ने कहा 3:1, तो जैसा बोला है वैसा ही डिसाइड, मतलब 3:2:1 में रेशो होगा, तो ऐसा ही होगा। नहीं, कब तक ऐसा होगा? मतलब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे पहले से शेयर डिसाइडेड ही नहीं है एचयूएफ में। इधर आया उधर गया। हाँ, इधर से अगर कोई आया मेंबर नया घर में, तो आपका हिस्सा कम हो जाएगा, और इधर से कोई निकल गया हिस्सा बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी मेंबर के पैदा होने से या किसी मेंबर के मर जाने से प्रॉफिट का रेशो बार बार हो जाता है चेंज। आ गया समझ? अरे हाँ, पक्का। चलो एचयूएफ में, और बाप रे, हाँ ठीक है, इधर तक ही खत्म करना है, लेकिन पहले इतना मुझे रिपीट करके बता दो, मैंने एचयूएफ हटा दिया स्क्रीन पे से। इधर है पार्टनरशिप और इधर है एचयूएफ। अब होश में रहना, गहरी सांस ले लो, मैं कहीं पे भी कुछ भी छोड़ दूंगी, ठीक है। कहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट है? नहीं, एचयूएफ में कोई लिमिट पक्का, और कहाँ पर है? नहीं, नहीं है, तो कहाँ पर है लिमिट? क्या लिमिट है? कितने होंगे मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा? एज पर कंपनीज एक्ट। एच कहां पर, इन दोनों में से कहां पर पहले से रेशो ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है? नहीं, कहां पे चेंज होता रहता है रेशो? एचयूएफ में चेंज होता रहता है। इन दोनों में से कहां पर माइनर चलेगा? नहीं चलेगा। पार्टनरशिप में माइनर चलेगा? नहीं, नहीं, हाँ नहीं चलेगा। हाँ तो उधर चलेगा, कहाँ चलेगा? 1 घंटे का बच्चा थोड़े ना कोई मेंबर बन जाएगा, 2 मिनट वाला भी बन जाएगा। पक्की बात है। कहाँ पर हिंदू लॉ लगेगा? नहीं, तो फिर क्या लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये लगेगा पार्टनरशिप पे, और हिंदू लॉ लगेगा, हो गया सर, बस आ रही हो 2 मिनट। हिंदू लॉ लगेगा एचयूएफ के केस में, हिंदू लॉ लगेगा एचयूएफ के केस में, ठीक है। आ गया समझ में? कहाँ पे मेंबर्स की लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट, कितने भी बढ़ सकते हैं, कितने भी घट सकते हैं, बट 2 से कम जाएंगे जाएंगे। दोनों में से कहाँ बिजनेस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ शेयरिंग हो रहा है, मतलब दोनों में कोई अंतर? आप तो नहीं डिस्कस कर सकते इसके बारे में, हो गया खत्म। चलो कल हम लोग लेंगे अब इसके आगे का पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप से, ठीक है। ओह बाप रे,
अच्छा मैं एक मिनट रुक जाऊं, मैं एक बात और बता दूं, तुम लोगों बैठ जाओ पहले शांति से। तुम लोगों को ना नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाना है। नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी जब हम लोग ये वाला यूनिट, पार्टनरशिप में ना 4 यूनिट्स है, हम पहले फर्स्ट वाली यूनिट को पूरा खत्म करेंगे, फिर हम एक दिन पूरा डेडिकेट करेंगे नोट्स मेकिंग के लिए। बिकॉज लॉ में जब तक नोट्स लिखोगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक आपको लॉ लर्न होने वाला नहीं है। और नोट्स का मतलब ऐसा मत समझना कि हमने एक बार नोट्स बना लिया और हमारा काम हो गया। अगर लॉ लर्न करना है तो एक बार के नोट्स बनाए, फाड़ के फेंक दो, फिर बनाओ, फिर फाड़ के फेंक दो, फिर बनाओ। फाड़ो मत, भले ही रखते रहना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट कहने का मतलब ये है कि हर बार आपको नोट्स जितनी बार रिवाइज कर रहे हो, हर बार लिख 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 के रिवाइज करना है। लॉ के पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एक सेंटेंस फॉर्मेशन में, कि लॉ की लैंग्वेज पकड़ना पड़ती है जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज जैसी नहीं चलती। और दूसरी दिक्कत आती है हम लोगों को कि हमारी स्पीड बहुत कम होती है एग्जाम में लिखने की, तो पेपर अधूरा रह जाता है। तो अगर इन दो चीजों को ओवरकम करना है तो आपको बार बार रिवाइज ओरली नहीं करना है, आपको हर बार करना है लिखकर इतना सारा तो हम कोई बार बार नहीं लिखने वाले हैं, ऐसे में तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। हर बार लिखते समय कैसे लिखना है, शॉर्ट में कैसे कीवर्ड्स लिख के हमको ये लर्न करना है, और उसी से सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ये सब मैं यहाँ पर क्लास में बताऊंगी। आप लोगों को केवल एक काम करके आना है, आपको लॉ के लिए 2 कॉपीज मेंटेन करना है। एक क्लास वर्क कॉपी रहेगी और एक होमवर्क की कॉपी रहेगी, पर होमवर्क की 2 कॉपीज रहेंगी। एक आप मुझे दोगे चेक करने के लिए और एक में आप आज का होमवर्क करके लाओगे, ठीक है। जो मैं आज दूंगी ना वो कॉपी मुझे कल देना, तो मैं वो चेक करके लाऊंगी, और फिर जो होमवर्क मिलेगा वो तुमको दूसरी कॉपी में करते रहना। ये बहाना नहीं होना चाहिए कि कॉपी तो आपके पास थी, हम कहाँ से लिखते, इसलिए 2 कॉपीज चाहिए। आया समझ में? पक्का? और मैं फिर बता रही हूँ कि ये 2 कॉपीज प्रैक्टिस कॉपीज हैं, ये आपकी नोट्स की कॉपी कहलाएंगी नहीं। नोट्स हम लोग बनाते जाएंगे टेबल में, चार्ट्स में, डायग्राम में, कीवर्ड्स के साथ, और उसी में से सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे। ये आ गया ना, तो ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को लगता है लॉ रटना पड़ता है। लॉ रटने की चीज, इतना सा तो दिमाग दिया है भगवान ने, और उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स भी है, कितना रट लोगे, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज होती है, ट्रिक्स होती है लर्निंग की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट के खत्म होने के बाद, ठीक है। कल सबके पास एक एक कॉपी अलग से होनी चाहिए।